Recording in progress. Chalo. So good morning everyone. As per discussion from today, we have to start discussion about next important section from 12th NCERT last part, that is optics. अभी ऑप्टिक्स मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइट एंड उसके प्रॉपर्टीज रिलेटेड स्टडी करनी है. जैसे मैकेनिक्स में आता है मोशन एंड मोशन रिलेटेड फिनोमिनन की स्टडी, थर्मल में आता है टेम्परेचर एंड हीट एंड रिलेटेड पार्ट की स्टडी, वैसे ये ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट एंड उसके प्रॉपर्टीज की स्टडी करना. ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं. तो सबसे पहले लाइट मतलब क्या होता है. वी नो दैट लाइट मतलब क्या है, it's a form of energy by virtue of which we get sensation of vision, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है या फिर विजन का सेंसेशन आता है, उस टाइप के एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं एज ए लाइट. बेसिकली ये जो लाइट है, इट प्रोपागेट्स थ्रू द गिवन मीडियम in the form of electromagnetic wave with very high speed, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ की जो रेंज है फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, इसके इन बिटवीन जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए विजिबल लाइट. एंड इसी लाइट के बारे में हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ह्यूमन आईज होते हैं दे आर मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है एट 5550 एंगस्ट्रॉम इस वेवलेंथ पे. ठीक है, और जो सेंसिटिविटी है वो वेरी करती है वेवलेंथ से, और उसके वेरिएशन को अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफिकल वेरिएशन हमें दिखाई देता है. ये 7000 एंगस्ट्रॉम एंड यहाँ पे ये 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू हुआ था एंड ये मैक्सिमम आती है एट 5550. इधर कौन है, लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, एंड इधर सेंसिटिविटी ऑफ द आईज आपको दी है. उसके बाद में और एक पॉइंट, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आईज. उसका टाइम इंटरवल है 1/10 सेकंड. यानी कि क्या कि कोई भी लाइट अगर ह्यूमन आईज पे इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और उसके इंसिडेंट होने का टाइम इंटरवल 1/10 सेकंड से लेस है, तो हम उन दो मतलब लाइट पल्सेस के बिटवीन सेपरेशन जो है तो ह्यूमन आईज उसको एनालाइज नहीं कर सकती. जैसे आपको मालूम होगा दिवाली में क्या होता है, वो फुलझड़ी सुरसुरी उसको अपन गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है, हमें पूरा सर्कल दिखाई देता है, लेकिन वो तो एक ही है, तो एक पॉइंट पे एक ही दिखाई देनी चाहिए लेकिन पूरी दिखाई देती है. उसका रीजन यही है कि 1/10 सेकंड के पहले अगर कोई लाइट पल्स आ गया तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते. उसके बाद में ह्यूमन आईज जो होते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आईज 1 मिनट. मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें देखना है अगर वो आईज पे एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो मिनिमम 1 मिनट तक अगर है तो ह्यूमन आईज उसको देख सकता है. अगर वो 1 मिनट से ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, तो उसको उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता, अपन क्लियरली उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आना है हमें. ये तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको मालूम है रिलेटेड टू लाइट, कि जो लाइट होता है उससे रिलेटेड जो फेनोमेनन है वो हमें पढ़ना है. और वो पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिफरेंट वे से स्टडी करना पड़ता है. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट हम यहाँ पे ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस देखते हैं. एक होता है रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा होता है वे ऑप्टिक्स. तो हम ऑप्टिक्स को स्टडी करते टाइम ये दो पार्ट में ये सारा पार्ट जो उसको डिवाइड करते हैं. अब इसमें रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जब अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तब हमारा कंसीडरेशन होता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली.
वेयर एज जब अपन वेव ऑप्टिक्स कंसीडर करते हैं तो हमारा कंसीडरेशन होता है कि लाइट क्या करता है, वेव के फॉर्म में, मतलब क्रस्ट एंड ट्रफ बना के मीडियम में से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो ब्रांचेस हमारी होती है। ये वेव ऑप्टिक्स यानी पूरी वेव रिलेटेड थ्योरी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले। तो हमें यहाँ पे जो बेसिक डिस्कशन करना है अबाउट रे ऑप्टिक्स ही करना है। तो यहाँ पे हम लाइट का जो वेव वाला नेचर है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी नहीं करने वाले। हमारा कंसिडरेशन ये होगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उसमें पहले अपन रे ऑफ लाइट को अगर डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन ही होती है कि स्ट्रेट लाइन पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट while प्रोपागेटिंग थ्रू द मीडियम। मीडियम में से जाते टाइम लाइट ने जो भी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया है उसको बोला जाता है रे ऑफ लाइट। अब इस रे ऑफ लाइट से रिलेटेड फिर नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज बीम ऑफ लाइट। अगर सिंगल है, एक है, तो वो बनता है रे ऑफ लाइट। अगर उसका बंच ले लिया, बंडल ले लिया, तो वो बन जाएगी बीम ऑफ लाइट। तो उसमें भी क्या हो सकता है, अगर लाइट रेज पैरेलल जा रहे हैं तो वो बनेगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो वो बनेगी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड एक पॉइंट पे आके अगर वो कंबाइन हो रहा है तो वो बनेगी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे ये लाइट है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में लाइट रे ऐसे पैरेलल आएंगे। डाइवर्जेंट में क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, वहां से लाइट रे ऐसे डाइवर्ज होंगे। एंड कन्वर्जेंट पे क्या होगा, सारे लाइट रे आके एक पॉइंट पे इस तरह से कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों भी बीम ऑफ लाइट से रिलेटेड हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट आता है कि लाइट से रिलेटेड के फिनोमिना। लाइट को पढ़ना मतलब उसका नेचर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो बिहेवियर है, जो इंटरेक्शन है, उसको पढ़ना मतलब लाइट को पढ़ना। तो उसके लिए हम रे ऑप्टिक्स में बेसिकली दो फिनोमिना के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और उसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज रिफ्लेक्शन एंड दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दो फेनोमेनन है, इनसे रिलेटेड डिस्कशन करना है। एंड ये डिस्कशन भी अपन दो पार्ट में करेंगे। पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस हमें डिस्कस करना है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही बात रिफ्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम अपन प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही सिलेबस हमारा रे ऑप्टिक्स का रहने वाला है। बाकी जो भी फिनोमिनन बचते हैं, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है, तो वो सारे अपन वे ऑप्टिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक के बारे में पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि ऑप्टिक्स सेक्शन जो है बेसिकली रिमेनिंग सिलेबस के साथ कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। इसलिए जब तक ये टॉपिक का कंसर्न डिस्कशन शुरू है तब तक ही अपन ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। जैसे ऑप्टिक्स खत्म होके कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे तो ऑप्टिक्स की कोई भी कंसेप्ट कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होती है। इसलिए हर बार ऐसे लगता है कितना भी अच्छा प्रिपेयर करो, इसको कितना भी पढ़ लो, ऐसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। लेकिन प्रैक्टिकल केस है ये है कि यहाँ पे जो थ्योरी है, फॉर्मूले की लिस्ट है कंपेरेटिव टू एनी अदर सेक्शन, ये एकदम नेग्लिजिबल है। बस रिक्वायरमेंट है जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसको रेगुलर रोज नंबर ऑफ टाइम्स आप अगर रिवाइज करेंगे, यू विल फाइंड दैट अभी पढ़ाते टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर इसको रेगुलर रिवाइज करते जाएंगे तो आफ्टर 4 to 5 days रेगुलर रिवीजन अगर होगी, सब कुछ अगर याद हो गया, तो यू विल फाइंड दैट 80% जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ऑप्टिक्स उनको सॉल्व ही नहीं करना पड़ता है। मतलब ये टॉपिक आप बोल सकते हो कि आपके बायोलॉजी की तरह है। यहाँ पे आपको थोड़े से रट्टा मारना पड़ेगा एंड 10-20% 20% में क्वेश्चन आते जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूटिलाइज करना पड़ेगा। मतलब कि देखो हमने थर्मल सेक्शन कंप्लीट किया है, थर्मल सेक्शन से अराउंड 6 क्वेश्चंस आएंगे नीट के एग्जाम में। उसमें से 4 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जो आप रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग।
बस 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। वही केस है जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनके नंबर भी 5 या फिर 6 हो सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको सेम पार्ट देखना है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल रहेंगे, जिनको सॉल्व करने से पहले बस थ्योरी प्रिपेयर है, वहां से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन में आपको वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा और थोड़ी सी न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। तो उसके लिए पहली बात आती है कि रिफ्लेक्शन मतलब होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज into the same medium, into the same medium, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अभी डेफिनेशन ऐसी क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ये बातें हमें सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन की थी। तो न्यूटन ने ऐसे ऑब्जर्व किया था कि लाइट में जो है पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, तो वो पार्टिकल जब किसी सरफेस के ऊपर जाके इंसिडेंट होते हैं, तो जैसे बॉल होता है वो जाके बाउंस बैक करेगा, उसी तरह से ये लाइट के पार्टिकल भी सेम मीडियम में वापस आता है। तो ये न्यूटन ने बनाई हुई डेफिनेशन से, जिसमें वो बोलता है कि ये लाइट के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं, उसी मीडियम में वापस आ रहे हैं। तो उस मीडियम में वापस आने का जो फेनोमेनन है वो होता है रिफ्लेक्शन। इतना सिंपल है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि रिफ्लेक्शन स्टडी करते टाइम हमें यहाँ पे बेसिकली कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको सब लॉ याद नहीं करने, एक के ऊपर ही फोकस करना है। दैट इज यहाँ पे आई ऑलवेज इक्वल्स टू आर होता है। अब ये आई ऑलवेज इक्वल्स टू आर मतलब क्या है, कहाँ से आ गया, ये समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी रे डायग्राम कंसीडर करेंगे। कि जैसे कि आपको बोला गया है कि एक रिजिड सपोर्ट है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मिरर है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस मिरर के ऊपर जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं एन एन डैश। और यहाँ पे होने वाला क्या है, देखो कि एक लाइट रे मीडियम में से आके इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होने वाला है। ये इंसिडेंट हो रहा है इसलिए इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रहा है इसलिए ये बनेगा रिफ्लेक्टेड रे। आई आर का मतलब इंसिडेंट रे, आर आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहाँ पे अगर ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर नहीं होती, तो ये लाइट रे स्ट्रेट वे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता था, और इसको बोला जाता है एज ए यू आर, यानी अनडेविएटेड रे। तो यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्शन में 3 ही रेज होंगे, एक इंसिडेंट, दूसरा रिफ्लेक्टेड, तीसरा अनडेविएटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कि जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है उसको बोला जाता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो बनेगा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ये जो लाइट रे यहाँ से डेविएट हुआ है वो बनेगा डेल्टा। तो मैंने बोला है कि रिफ्लेक्शन के 3 लॉज होते हैं। पहला वाला कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। दूसरा वाला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। एंड थर्ड वन बोल रहा है यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें आई इक्वल्स टू आर हर बार याद रखना है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, यहाँ पे जो एंगल होता है उसको बोला जाता है थीटा जी, यानी ग्लांसिंग एंगल। अब ग्लांसिंग एंगल मतलब क्या, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द सरफेस। यानी आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे का जो एंगल दिया है, इज इट गिवन विद सरफेस और नॉर्मल, वो नॉर्मल के साथ दिया है या सरफेस के साथ दिया है, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सरफेस के साथ दिया तो आप 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके नॉर्मल के साथ का मतलब आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो डेविएशन हुआ था, जो डायग्राम में मैंने डेल्टा से शो किया है, तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ये डेविएशन होता है पाई, यानी 180 माइनस ऑफ 2i। दिस विल बी द डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है और वहां पे आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम सिंगल सरफेस, तो वहां पे हमें डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे जाके अपन प्लेन सरफेस के बाद में
जब कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शंस देखेंगे तो होगा क्या, वहां पे इस तरह से हमें कर्व सरफेस देखने हैं जिसमें ये कॉन्केव मिरर आएगी एंड ये कॉन्वेक्स मिरर आएगी। तो इस तरह का कर्व सरफेस अगर है तो वहां पे बस आपको एक रूल याद रखना है कि नॉर्मल हमेशा से जो भी ड्रॉ करेंगे हम वो पास होना चाहिए फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये ऐसे होगा, यहाँ पे चाहिए नॉर्मल तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। क्योंकि प्लेन सरफेस से तो मालूम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कैसे एकदम सिंपल होता है, लेकिन वो अगर कर्व सरफेस है तो वहां पे एक रूल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए तो वो सेंटर में से पास होना चाहिए, यहाँ से चाहिए तो वो सेंटर में से पास होना चाहिए। अगर इनको मेंटेन करेंगे तो हम कहीं पे भी अगर आपको इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दिया है तो वहां पे I इक्वल्स टू आर मेंटेन करके रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन जो है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर आपको बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब होता है कि लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हुआ है नॉर्मली। अगर यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि ये लाइट रे अगर इस नॉर्मल के अलोंग यहाँ पे इंसिडेंट हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी I 0 बनेगा। तो एक दूसरे के कॉन्वर्स स्टेटमेंट याद रखना, ये अगर इंसिडेंट नॉर्मली बोला तो I इक्वल टू 0 या फिर I इक्वल टू 0 बोला तो इंसिडेंट नॉर्मली। तो अगर I इक्वल्स टू 0 है तो I एंड R हमेशा से इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई R विल बिकम 0। अगर I 0 है तो वहां पे आर भी 0 होता है एंड इस केस में जो लाइट रे होता है वो क्या करता है, अपना पाथ रिट्रेस करता है, रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब पाथ रिट्रेस करता है मतलब क्या करता है, जिस पाथ से वो आ रहा था उसी पाथ से वापस जाता है, यानी यहाँ पे जो डेविएशन उसका होगा दैट विल बी 180 डिग्री और पाई। लेकिन ये कब होगा, अगर लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ये कंडीशन आपको बोली है तो। दूसरा पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी देन wavelength and speed of light remains same after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ या फिर स्पीड इसमें कोई भी चेंज ऑकर नहीं होता है, बट यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो स्लाइटली थोड़ी सी डिक्रीज होती है। यानी इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन अगर छोड़ देंगे तो रिफ्लेक्शन में कोई भी टर्म चेंज नहीं होती है, ऑल रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी विल रिमेन सेम अलोंग। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन सिर्फ चेंज कौन कौन होगा, एक तो इंटेंसिटी चेंज होगी एंड दूसरा डायरेक्शन चेंज होगी। अगर इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन को छोड़ देंगे तो इस रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिनन में कुछ भी चेंज ऑकर नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर केस आती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए स्कैटरिंग, या फिर स्कैटरिंग से पहले अभी इंट्रोड्यूस करना है तो उसको अपन बोलेंगे एज ए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब होगा क्या, देखो कि बेसिकली आपको कोई भी एक सरफेस दिया है लेकिन वो सरफेस अगर इस तरह से है मतलब इरेगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर सरफेस होने की वजह से इसके ऊपर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर इंसिडेंट होने वाले सारे इंसिडेंट होने वाले सारे लाइट रे हैं उनकी डायरेक्शन अगर सेम है लेकिन फिर भी ये सरफेस इरेगुलर है, इसलिए क्या होता है इसका नॉर्मल हर एक पॉइंट पे डिफरेंट आता है। नॉर्मल डिफरेंट होने की वजह से ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मतलब इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करते हैं, और इनके डिफरेंट डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवलिंग होने से जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एक सिंपल केस आएगी कि जिसमें हमें एक अरेंजमेंट करनी है
और उस अरेंजमेंट में सिंगल मिरर की जगह पे 2 मिरर हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय 2 inclined mirrors। मतलब कि आपको ऐसे 2 मिरर की अरेंजमेंट दी जाएगी, दिस वन इज फर्स्ट मिरर, ये बन गई आपकी सेकंड मिरर। इनके बिटवीन का एंगल इंक्लिनेशन अगर थीटा है और आपको बोला जा रहा है कि इस मिरर के ऊपर इस तरह से एक लाइट रे इंसिडेंट हो गया, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो कि पहले ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर नॉर्मल आ गया तो यहाँ पे नॉर्मल का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल बनेगा आई, दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एंगल आएगा आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड एट द एंड ये लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ये ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस एंगल को अगर हम अल्फा बोलेंगे, इसको भी अल्फा बोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये बीटा आएगा, यहाँ पे भी बीटा आएगा। एंड देखो एक्चुअल में लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन अभी रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इतना बन गया उसका डेविएशन, ठीक है। तो डायग्राम में जो जो अल्फा बीटा एंड डेल्टा शो किए हैं उनसे रिलेटेड अब थोड़ा सा अगर डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन हमें समझ में आएगी कि जो डेविएशन होता है, अगर फर्स्ट मिरर की बात करेंगे, फर्स्ट मिरर की अगर बात करेंगे, तो वहां से जो डेविएशन होगा डेल्टा वन, उसका फॉर्मूला हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन में होता है 180 माइनस 2i, तो ये होगा 180 मतलब पाई माइनस 2 अल्फा। उसी तरह से अगर सेम डेविएशन हम सेकंड मिरर के लिए देखेंगे, तो सेकंड मिरर में ये जो डेविएशन मिलेगा डेल्टा 2, ये बनेगा पाई माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। ये इंडिविजुअल दोनों मिरर से रिलेटेड हमें सेपरेशन मिलता है, सॉरी डेविएशन मिलता है, एंड दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे टोटल डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम बोथ मिरर्स वो बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, एंड ये होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, नेट डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स। अब बेसिकली क्या होता है, देखो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको डायरेक्टली इसी फॉर्म में दिया जाएगा, डायग्राम देंगे या फिर वर्डिंग में देंगे, और आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ रिलेटेड टू डेविएशन ही पूछे जाएंगे। वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन है जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थोड़ी सी लेवल बढ़ा के आपको डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एंगल कितना होगा, इंक्लिनेशन कितना होगा, क्या होगा, लेकिन जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट विल बी रिलेटेड विथ दिस इक्वेशन ओनली, ठीक है, डेविएशन ओनली। अब इसमें क्या होता है, स्पेशल केस अगर देखेंगे कि अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसका मतलब होता है कि टू मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो मिरर है, एक दूसरे को अगर हमने नॉर्मली प्लेस किया है, तो उस केस में ये जो लाइट रे क्या करता है, अपना पाथ रिवर्स करता है, रिट्रेस करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस केस में लाइट रे क्या करेगा, रिवर्स करेगा इट्स डायरेक्शन, फिर वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा अगर 90 है तो यहाँ पे डेल्टा जो है वो बनेगा 2 पाई माइनस पाई, यानी पाई 180 डिग्री से जा रहा है, मतलब अपना पाथ वो रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर आपको सेम केस कंडीशन आपको बोली जाती है कि इफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी अपन उसको बोल सकते हैं, आर पैरेलल टू मिरर, देन उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब वहां पे
देन डेविएशन जो मिलेगा आपको वो डेविएशन रहेगा पाई प्लस अल्फा, एंड उस केस में आपको अल्फा इज इक्वल्स टू मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस वो मिलेगा आपको पाई बाय 3। एंड ये अगर मिल गया तो उस केस में हमें दोनों मिरर के बिटवीन का इंक्लिनेशन भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री। यानी आपको अगर बोला जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे है वन ऑफ द एक आधी मिरर को अगर पैरेलल प्लेन में पैरेलल डायरेक्शन में अगर रिवर्स हो रहा है वापस जा रहा है तो उस केस में दोनों मिरर के बिटवीन का सेपरेशन कितना होगा, तो उनके बिटवीन का सेपरेशन होता है 60 डिग्री उस केस में अगर वो रिफ्लेक्ट होके एक मिरर को पैरेलल वापस जा रहा है तो। अब ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए याद रखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बस इसको एज इट इज रिमेम्बर करो, इसका कुछ खास एप्लीकेशन है नहीं। कि सपोज आपको बोला जा रहा है कि एक रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे एक नॉर्मल है, लाइट रे इंसिडेंट होता है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है, यहाँ पे ए कैप एंड बी कैप एंड एन कैप ऐसे तीन वेक्टर आपको दिए है। तो उस केस में ये जो बी कैप होता है रिफ्लेक्टेड रे ये होता है ए कैप माइनस 2 इन ब्रैकेट ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ठीक है, बस एज इट इज थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आ गया आएगा तो नहीं कंफर्म, लेकिन आ गया तो उसके लिए रिलेशन है, बाकी इसका कुछ भी न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इफ इंसिडेंट रे is rotated by an angle theta by keeping mirror fixed, then reflected ray also rotated by same angle but in opposite direction। यानी आपको अगर बोला गया है कि मिरर फिक्स है, इंसिडेंट रे को हमने क्या किया है क्लॉकवाइज 20 डिग्री से रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना चेंज ऑकर होगा, तो ये क्लॉकवाइज था तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये 20 डिग्री है तो वो भी 20 डिग्री रहेगा। कब, अगर मिरर फिक्स है एंड लाइट रे रोटेट हो रहा है तो, लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो यानी कि मिरर को अगर रोटेट करेंगे एंड लाइट रे अगर फिक्स रहेगा, ठीक है, फॉर fixed incident ray if mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray will change, यानी reflected ray जो यहाँ पे change होगा by an angle theta, sorry 2 theta। अगर मिरर को थीटा से रोटेट कर रहे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करेगा 2 थीटा से रोटेट होगा, लेकिन कहाँ पे, इन सेम डायरेक्शन। बस ये दोनों केसेस यहाँ पे डिफरेंट है, अगर मिरर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा एंड अगर लाइट रे को रोटेट करेंगे तो क्या होगा। तो और एक पॉइंट यहाँ पे सम ऑफ टाइम एंड इट्स मिरर इमेज ऑफ क्लॉक इज 12। हर बार आपको अगर टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जैसे एक्चुअल में क्लॉक में बज गए थे 11:12, सॉरी 11:12, तो वहां पे उसकी मिरर इमेज में कितने बजे होंगे, तो ये कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये एक्चुअल टाइम क्लॉक का एंड उसकी मिरर इमेज जो होती है इनकी सम हमेशा से 12 होती है, 12 होती है। तो 12 क्लॉक को अपन लिख सकते हैं
11 hours 60 minutes। अगर उसमें से गिवन टाइम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें क्या करता है, मिरर इमेज प्रोवाइड करता है। तो ये बनेंगे 48 और ये बनेंगे 00, यानी वहां पे 12:48 या फिर सिंपली 48 मिनट्स ये टाइम हमें मिरर के इमेज में दिखेगा क्लॉक का। तो कोई भी टाइम अगर दिया है तो आपको क्या करना है, उसको 11 hours 60 minutes इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर वो मिरर इमेज है तो एक्चुअल टाइम मिलेगा, एक्चुअल टाइम है तो मिरर इमेज मिलेगा। जैसे आपको बोला है कि मिरर में बज रहे 3:30, तो उसकी मिरर सॉरी क्लॉक में बज रहे 3:30, तो उसकी मिरर इमेज में कितने बचेंगे, चलो बोलो। कितने होंगे? 8:30। 8:30। 8:30, वेरी गुड। इस तरह से करेंगे तो ये आएगा 8:30, यानी क्लॉक में अगर 3:30 बज गए तो उसकी मिरर इमेज में इट विल बी 8:30। ठीक है, तो ये थी बेसिक बेसिक बातें रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमें थोड़ा सा मिरर की जो इमेज होती है उस इमेज के नेचर के बारे में डिस्कस करना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज formed by प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर बीच में कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे पहले फ्रॉम प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन स्टडी करना है तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है मिरर। तो मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, देन laterally inverted, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल ऑफ द सेम साइज and will form at same distance। ठीक है, वर्चुअल सेम साइज एंड एट सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो जो भी प्लेन मिरर होगी जब भी ये इमेज फॉर्म करती है तो ये जो इमेज होगी है उसकी साइज हमेशा सेम रहेगी, एंड साइज के साथ साथ वहां पे जो डिस्टेंस होगा इमेज का फ्रॉम द मिरर वो सेम होगा जितना ऑब्जेक्ट का है। यानी कि देखो जैसे कि आपको ये प्लेन मिरर दी है और ये प्लेन मिरर के सामने हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जाके लाइट रे इंसिडेंट होंगे। इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होके ये डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आगे तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एंड आपको थोड़ा आइडिया है कि अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाए तो वहां पे ये इमेज को फॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो इनको अगर अपन बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पीछे जाए, सॉरी ये पीछे जाएगा और ये वाला जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में जा रहा था और ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा था। ठीक है, तो इसको भी अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों लाइट रे जो है वो इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी इमेज हो गई। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है u, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे v का होता है, u इक्वल्स टू v, एंड दोनों की जो साइज है वो भी यहाँ पे क्या होती है, सेम मेंटेन होती है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड linear object by a plane mirror।
पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर नहीं है और वहां पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया है और उसको अपन मिरर के सामने रख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इसकी जो इमेज होती है वो कैसे फॉर्म होगी देखो। अगर यहाँ पे एंड ए का डिस्टेंस ए है, यहाँ पे ये बी का डिस्टेंस जो है वो आपको स्मॉल बी दिया है, तो जब भी इसकी इमेज फॉर्म होगी तो ये ए जो है हमने देखा है कि सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, इसलिए ये यहाँ पे रहेगा, एंड ये बी जो है ये भी सेम डिस्टेंस पे रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वो इस तरह से होगी। अगेन दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी, बस ये बनेगी इमेज, ये बनेगा ऑब्जेक्ट। मतलब जो पॉइंट आप रिफ्लेक्ट करके शो करने वाले हो उसको आप क्या करेंगे, मिरर से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो हम इजीली वहां पे जो है ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन जो डिस्कशन कर रहे थे उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, कंक्लूजन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ये इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज फ्रॉम मिरर। नेक्स्ट, line joining the object point with its image, ये ऑलवेज जो है नॉर्मल रिप्रेजेंट करेगी इन केस ऑफ प्लेन सरफेसेस यानी मिरर। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी ये ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड रहेगी, मतलब ये इन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज सेम रहती है, इसलिए मैग्निफिकेशन हमेशा से 1 रहेगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। देन फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज क्या है, वर्चुअल होती है। ठीक है, उसके बाद में पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर ये 0 होती है। अब ये 0 क्यों होती है, जब अपन रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस देखेंगे तो वहां पे पावर का फॉर्मूला हमें मिलेगा, दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, एंड यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है वो आती है r/2, लेकिन प्लेन मिरर की जो रेडियस है वो आती है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए पावर ऑफ द प्लेन मिरर जो है उसको अपन 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ये आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर अपन इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनकी इमेज जो है मिरर इमेज वो सेम होती है, और वो कितने होते हैं टोटल, कौन से होते हैं, है याद किसी को जिनकी मिरर इमेज सेम होती है? कौन बोलेगा? संस्कृति, कौन है और? संस्कृति, देन आकांक्षा, गौरी, गौरी नहीं, ए और ओ ओ, ए ओ, देन
T, T, H, H, Y, Y, I, I, W, W, M, M, U, U, V. हो गए। हाँ. ये 11 अल्फाबेट से जिनकी मिरर इमेज सेम होती है, एंड इनको छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स बचते हैं उनकी मिरर इमेज क्या होती है, लैटरली इन्वर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ मिरर required to see full image of object of height h is h by 2। यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है, अगर उसके हमें पूरी इमेज देखनी है तो उसके पूरी इमेज देखने के लिए जो मिरर की साइज होती है वो एटलीस्ट उसके हाफ चाहिए, यानी h by 2 चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, if an object is placed between two plane mirrors inclined at an angle theta, then number of images will be, यानी एक अरेंजमेंट दी आपको इस तरह की, एक फर्स्ट मिरर है एंड ये अनदर मिरर है, और इन दोनों के बिटवीन जो है इंक्लिनेशन आपको दिया है थीटा। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का लाइट रे इंसिडेंट होके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होने से इसकी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे 360 बाई थीटा करके ये n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वेयर n का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, थीटा का मतलब इंक्लिनेशन बिटवीन टू मिरर्स है, तो नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब होता है कैपिटल एन। तो ये कैपिटल एन जो है इट विल बिकम इक्वल्स टू स्मॉल एन माइनस 1 इफ एन इज इवन। अभी एन मतलब क्या है, देखो ये 360 बाई थीटा इसका रेशियो है, अगर ये इवन आ गया तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन कैपिटल एन इक्वल्स टू एन माइनस 1 कब, if n is odd and object is placed at exactly on angle bisector, and उस केस में कैपिटल n इक्वल्स टू बनता है स्मॉल n अगर if स्मॉल n अगर odd है and object is not placed along angle bisector। तो इस तरह की कंडीशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सर यस, इवन साठी पण n-1 आणि ऑड साठी पण n-1 का? हो, पण ऑड साठी कधी 1-1 जर ऑब्जेक्ट अँगल बाय सेक्टरवर असेल तरच, जर तो अँगल ऑब्जेक्ट अँगल बाय सेक्टरवर नसेल तर त्या केसमध्ये डायरेक्ट कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन आहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, if an object is placed between two parallel mirrors
दैट इज उस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, वो कितनी होगी बोलो। इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी, थीटा 0 है, 360/0 मतलब इन्फिनिटी, और वहां पे बट डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, वहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होने वाली होगी। क्यों, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है डायरेक्टली नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, अगर वहां पे दोनों को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया है तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये होगी स्पेशल केसेस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस रिलेटेड इतनी बातें मैंने पहले ही बोला था कि ये रूल है एज इट इज, इनको 10-20 बार लिख के प्रिपेयर करो, लर्न करो। यही ऑप्टिक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड ही आपसे मतलब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। अब ये कर्व सरफेस जो होते हैं बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मतलब कि हम यहाँ पे सेम पॉइंट को लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्फेरिकल मिरर? ऐसी मिरर जो हमने एक स्फीयर से बनाई है, मतलब हम ऐसे ग्लास का एक स्फीयर एज्यूम करेंगे, होलो है, ग्लास का बना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, एंड इसको मैं अगर यहाँ से एंड यहाँ से अगर कट करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने कट किया है इसको, तो कट करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे कट करके पेन से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से अगर मैंने इस स्फीयर को, होलो स्फीयर को जो ग्लास से बना था, ऐसे उसका एक सेक्शन कट करके अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया मतलब ड्रॉ कर दिया, तो ये बन गई आपकी स्फेरिकल। लेकिन इसको मिरर नहीं बोल सकते क्योंकि इसको पॉलिश नहीं किया है। तो अगर मैं इसको इस तरह से इस साइड में पॉलिश कर दूंगा तो ये बन गई हमारी स्फेरिकल मिरर। या फिर इस मिरर को मैं अगर उल्टा रखूंगा और अंदर के साइड से अगर इसको पॉलिश कर दूंगा तो ये भी बन गई स्फेरिकल मिरर। तो इस टाइप की नेचर की जो बल्गिंग इनवर्ड है, बल्गिंग मतलब बल्ग मतलब फूग लेना, ठीक है, तो ये अगर इनवर्ड बल्ग हो रहा है तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है ऐसे कॉनकेव मिरर। एंड अगर बल्गिंग अगर आउटसाइड है तो उस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ऐसे दो टाइप की स्फेरिकल मिरर्स होती है। अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बेसिकली सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्कशन फ्रॉम पी, और इस पी का मतलब होता है पोल। पी को बोला जाता है ऐसे पोल, और पोल का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। मतलब जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको अपन पोल कंसीडर करेंगे, मतलब पूरे मिरर की सरफेस के ऊपर जो मिरर का सेंटर रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बिकम पोल ऑफ द गिवन मिरर। फिर वो कॉनकेव का है, कॉन्वेक्स का है, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए सी, और ये सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ द स्पीयर है फ्रॉम विच मिरर इज मेड अप ऑफ, जिस स्पीयर से हमने मिरर को कट करके बनाया था उस स्पीयर का जो सेंटर है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर।
तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये सेंटर से ये मिरर का डिस्टेंस अगर r था तो ये भी डिस्टेंस r होगा, ये भी डिस्टेंस r होगा, और इस r को बोला जाएगा एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल है, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल है, तो इसको मैं बोल रहा हूं एज ए ओ ओ डैश, और ये ओ ओ डैश जो है इसका मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये मिरर है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो बेसिकली अगर कुछ लाइट रे इस तरह की कॉन्केव मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट हो गए, तो ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने वाले फ्रॉम द गिवन सरफेस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो वापस जाते हैं तो वापस जाते टाइम कंपल्सरी एक पॉइंट होता है मिरर के सामने, मिरर के फील्ड व्यू में जहां से उनको पास होना है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है एज ए फोकस। तो कॉन्केव मिरर में ये एक्चुअल में मीट होंगे, लेकिन अगर बात कॉन्वेक्स मिरर की करेंगे तो सपोज ये लाइट रे आ गया तो ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये लाइट रे यहाँ पे आ गया तो ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आगे जाके तो ये कभी मिलने वाले है नहीं, इसलिए हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये बन गया फोकस। तो एफ का मतलब होगा फोकस। फोकस का मतलब होगा पॉइंट at which light rays meet after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे जिस पॉइंट के ऊपर आके मिलते हैं उसको बोला जाता है एज ए फोकस। तो यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो हमने देखा कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके बिटवीन का सेपरेशन जो है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे पोल एंड फोकस के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है एज ए स्मॉल एफ, एंड स्मॉल एफ का मतलब यहाँ पे होगा एज ए फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ का मतलब होगा सेपरेशन बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है उसको बोला जाता है एज ए फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। एंड ये फोकल लेंथ अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी टर्मिनोलॉजी रहेगी जिसको आप फॉलो करेंगे रिलेटेड टू, मतलब रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो थ्रू कर्व सरफेसेस, उनमें ये सेम पार्ट वहां पे फॉलो हमें करना है। ठीक है, देन हर बार हम यहाँ पे u एंड v का भी यूज करने वाले हैं। तो जब जब ये u आएगा, u का मतलब होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद में अगर v आ गया तो v का मतलब होगा इमेज का डिस्टेंस। यही स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हम थ्रू आउट द टॉपिक स्टडी करने वाले। ठीक है, अब सेम पार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज साइन कन्वेंशंस टू बी फॉलोड। मतलब ये मिरर रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है तो ये नोमेनक्लेचर, रे डायग्राम, टर्मिनोलॉजी, इसका इंट्रो तो हो गया, उसके बाद में हमें कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करने पड़ते हैं। और उसमें पहला कन्वेंशन होता है कि कंपल्सरी ऑल द जो डिस्टेंसेस होंगे मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। दूसरा होगा कि अगर लाइट रे हमें ड्रॉ करना है तो वो ऑलवेज लेफ्ट से लेके राइट की डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। लाइट रे मस्ट ड्रॉ ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड उसके बाद में जो साइन कन्वेंशन है
वो एकदम सिंपल है, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का पार्ट होता है उसी की तरह। बस यहाँ पे ओरिजिन जो है उसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा पोल। तो जो पोल के राइट साइड में आते हैं उसको हमें पॉजिटिव लेना है, जो लेफ्ट में जाएंगे वो नेगेटिव लेंगे। जो ऊपर आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉजिटिव रहेंगे, जो नीचे जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के वो नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो यही कन्वेंशंस हमें फॉलो करने हैं। यहाँ पे मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन से या फिर आगे जाके लेंस या फिर कर्व सरफेस से जो भी हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड। तो हर बार ये जो बातें हैं वो चेंज नहीं होगी, यही साइन कन्वेंशन जो है हम हर बार फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई, देन यहाँ पे साइन कन्वेंशन हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस से, जिसको अपन बोलते हैं एज ए द मिरर इक्वेशन। द मिरर इक्वेशन, और इसी को अपन बोल सकते हैं एज ए रिलेशन बिटवीन u, v and f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इनके बिटवीन का जो सेपरेशन होता है, सॉरी इनके बिटवीन जो रिलेशन होता है उसको प्रूव करने वाला जो इक्वेशन है उसी को बोला जाता है द मिरर इक्वेशन। और ये द मिरर इक्वेशन होता है 1/f is equals to 1/u plus 1/v. So it is applicable for concave mirror as well as convex mirror. जब ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, तब भी एप्लीकेबल है। जब इमेज रियल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तब भी ये एप्लीकेबल है। मतलब किसी भी सिचुएशन में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो मिरर इक्वेशन है ये एप्लीकेबल होता है। बस आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट याद करने होंगे। अगर आपको कॉन्केव मिरर दी है, कॉन्केव मिरर, अब कॉन्केव मिरर मतलब जिसकी बल्गिंग इस तरह से इनवर्ड है, तो इस टाइप की मिरर में ये पोल यहाँ पे होता है P, देन फोकस यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर U इतने डिस्टेंस पे इसकी इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके उसकी इमेज फॉर्म होती है एट डिस्टेंस V। तो हर बार जब भी बात कॉन्केव मिरर की चलेगी तो यहाँ पे फोकल लेंथ अपन मेजर कर रहे हैं लेफ्ट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहे हैं लेफ्ट में, यू कहाँ पे है लेफ्ट में। तो ये वी जो है हमें मिलता है कैलकुलेशन के बाद में। तो ये वी जो है ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो है वो सामने भी फॉर्म हो सकती है, पीछे भी फॉर्म हो सकती है, उसके लिए क्या कंडीशन हम देखने वाले। लेकिन कॉन्केव मिरर में आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ एंड रेडियस कर्वेचर ये हमेशा से नेगेटिव लेनी है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। मेनी टाइम्स जितनी भी प्रैक्टिकल केसेस होती है वहां पे यू भी यहाँ पे लेफ्ट में ही होगा, मतलब यू भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। वी के बारे में अपन पहले कंक्लूड नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो साइन आएगा वो वहां पे हमें क्लियर मेंशन करेगा। तो ये जो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v वाला मिरर इक्वेशन है, इसको अप्लाई करते टाइम ये विथ साइन कन्वेंशन अप्लाई करना एकदम कंपलसरी होता है। ठीक है, ये होगी कॉन्केव मिरर की बात। उसी तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर में जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे होती है। यानी कि अब ये फोकल लेंथ हो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, दोनों भी पॉजिटिव आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द मिरर यहीं पे होता है। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कंपल्सरी नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो फोकल लेंथ है हर बार पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी पॉजिटिव होती है। कहाँ पे? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बस अपन इमेज डिस्टेंस के बारे में बोल नहीं सकते। अगर इमेज ये पोल के बियॉन्ड राइट साइड में मतलब इस पोर्शन में फॉर्म हो गई तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे हमें उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट आपको यहाँ पे देखना है कि अगर इन केस ऑफ concave mirror
इमेज इज रियल, उसका मतलब होगा इट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर and V is taken to be negative. But if image is virtual, it means it is form behind the mirror. एंड उस केस में जो V है वो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कॉन्केव मिरर में जो अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व करके V पॉजिटिव आ गया तो वहां से हम इमेज का जो भी नेचर है उसके बारे में यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, सेम बात अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो वहां पे भी सेम बातें एप्लीकेबल होगी। अगर ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म हो रही है तो वो रियल होगी। अगर उसका बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल होगी। ठीक है, अगर वो रियल है तो V को अपन निगेटिव लेंगे, अगर वर्चुअल है तो V को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो वही कन्वेंशंस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी ये डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है उसके ऊपर से हम जो है इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी या फिर उसकी पोजीशन क्या होगी, इससे रिलेटेड हम कंक्लूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें सेम पॉइंट से रिलेटेड, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो उसमें अगर फर्स्ट देखेंगे जिसको बोला जाता है लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी परपेंडिकुलर, लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ये जो लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है इसको अपन डिफाइन करते हैं एज ए h डैश बाय h, यानी कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर आवाज नहीं येते। सर आवाज नाही येते। सर वापस तुम्ही बडबड करत बसाल। किती वेळपासून नाही येते आवाज? 2 मिनिट झाली। ठीक आहे, थोडंसं नेटवर्क एरर आहे।